हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वरुण चित्रा और लर्निंग कैप्सूल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में आपको मंजिल बैच में से एक क्लोज टेस्ट करवाने वाला हूं। आज का जो क्लोज टेस्ट है मैंने मिंट के एक एडिटोरियल से बनाया है, मतलब मिंट में से मैंने ये पूरा कंटेंट लिया है और इसके जो ऑप्शंस हैं और इसके जो कंसेप्ट्स हैं और इसकी जो डिजाइनिंग है पूरे क्लोज टेस्ट की, मैंने बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के ऊपर करी है। जैसा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ना, बिल्कुल वैसा ही बना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं पिछले 4-5 सालों से लगभग सारे ही एग्जाम क्लियर कर रहा हूं। इस साल के जितने भी एग्जाम हुए थे, 3 एग्जाम हुए, मैंने तीनों क्लियर करे हैं। सिर्फ मैं एग्जाम इसलिए देता हूं कि मैं आईबीपीएस के जो कंटेंट राइटर हैं उनका माइंडसेट पकड़ पाऊं। ऐसा मैं इसलिए कर पाता हूं क्योंकि मैंने लगभग 2 से 3 साल बड़ी बड़ी कंपनी में एज अ कंटेंट राइटर काम करा है। तो मुझे पता है कंटेंट किस तरीके से बनता है, किस अप्रोच के साथ क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। और वही अपना एक्सपीरियंस मैं आईबीपीएस का जब एग्जाम देता हूं तो वहां पर उस एक्सपीरियंस को यूज करता हूं और उस एक्सपीरियंस के दम पे मैं आज क्वेश्चंस फ्रेम करता हूं। मेरे जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो किसी भी कंटेंट राइटर के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, मैं खुद अपने क्वेश्चंस को फ्रेम करता हूं, जिससे कि मैं मैक्सिमम आउटपुट दे पाऊं आप लोगों को, जिससे कि आप लोग बहुत कुछ चीज सीख पाए जो एक एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है सीखना। एग्जामिनर को पता है कि स्टूडेंट कहां फंसेगा, वो सारी चीजें मैं अपनी क्लास में ला करके रखता हूं, तभी आप लोग मुझसे ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। तो वही एक क्लोज टेस्ट जो एक एग्जामिनेशन में बन सकता है, एग्जैक्ट ऑप्शंस, ऐसे ऑप्शन जो कंफ्यूज कर सकते हैं, कुछ दिक्कतें आपके आ सकती हैं, तो वही चीज उसी के ऊपर मैंने क्लोज टेस्ट आज बनाया है। आप ये क्लास देखिएगा, मेरी पेड बैच की क्लास में से एक पार्ट आपके सामने मैं रख रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगता है, इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आपको पता चले एक्चुअल में मैं क्या लेवल, क्या कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं अपने पेड बैच वाले स्टूडेंट्स को। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे कोर्स के साथ जा सकते हैं। कोई भी अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। अगर आपको कोर्स बाय करना है, ये कोर्स है 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन यूजुअली 1200 का पड़ता है, लेकिन 1200 का है वैसे ये, लेकिन यूजुअली इस पे जो डिस्काउंट रहता है वो 10% का रहता है। लेकिन अभी नवरात्रि चल रही है तो नवरात्रि में आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। आज इसकी लास्ट डे है, आज लास्ट डे है। अगर आपको लगता है हाँ भाई वाकई में सर कुछ अच्छा है, कुछ तगड़ा है, जरूर हमें लेना चाहिए, हमें ऐसा माइंडसेट चाहिए जैसा आप सिखा रहे हैं, तो प्लीज आप अवेल कर सकते हैं। 20% का ऑफ है, जाकर के आप ले लीजिए। सब कुछ इसके अंदर आपको मिलेगा, जीरो से लेके हाई लेवल तक। सारे ही एग्जाम के अलग अलग फोल्डर बनेंगे, जो भी कंटेंट होगा एग्जाम रेलिवेंट आपको इसके अंदर दिया जाएगा। डेली बेसिस में मंडे टू फ्राइडे की क्लास होती है 1:30 बजे दिन में। पेड बैच की क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलती हैं। सैटरडे संडे में वोकैबुलरी करवा देता हूं। मतलब ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को मैं सिखा रहा हूं जिससे आपको रियल एग्जाम बहुत ईजी लगता है ना। ऐसे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश में बहुत दिक्कत आती है, जो बहुत वीक है, हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट है, तो उनके लिए बैच बिल्कुल नील का पत्थर साबित होगा। चलिए मिलते हैं आपसे, बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। एंड में कमेंट जरूर रहिएगा दोस्तों, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। अच्छी जो क्लास होने वाली है, ये क्लास ट्रिक से, कंसेप्ट से और अप्रोचेस से पूरी भरी हुई होगी। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से इस क्लास को देखना है। आप लोगों को ऐसे ही ट्रीट करना है कि आप लाइव क्लास देख रहे हैं। तो मैं इसी तरीके से ट्रीट करूंगा कि आप लाइव क्लास इसको देख रहे हैं और मैं आपको जो सफिशिएंट टाइम होता है वो दूंगा। जानबूझ करके मैं आपको उतना ही टाइम दूंगा जिसमें आप प्रेशराइज हो जाएं। आप लोगों को एक्चुअली फील आनी चाहिए कि हाँ, जब तक मैं टाइम दे रहा हूं उसी बीच आपको आंसर पिक करना है। तभी ये क्लास और ये ऑप्शंस और ये क्लोज टेस्ट और ये पैराजंपल तभी अपना असली लेवल और असली इसमें ट्रिक क्या होगी, क्या अप्रोच होगी, तभी आपको पता चलेगी। ठीक है, तो आप लोगों को टाइमर के साथ करना है, पोज मत करिएगा। ये मत सोचिएगा पोज कर लेता हूं, आराम से सारी चीजें पढ़ लेता हूं, देख लेता हूं, नहीं। जितना टाइम दिया जा रहा है उसी टाइम में आप लोगों को एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मैं आप लोगों को बता दूंगा इतना टाइम आपको मिल रहा है, अंदाजन आपको उतना टाइम मिल जाएगा, आप लोगों को अपना आंसर देना है। और हाँ, ये क्लास होगी रिकॉर्डेड, तो इसमें जो भी आप सीखें, जो भी आपको एक्सपीरियंस मिले, जो भी आपको फील हो, प्लीज आप मुझ तक पहुंचाइएगा। अगर आपको लग रहा है कि सर कुछ ऐसा और कर दो या कुछ चेंजेस कर दो सर, या ये बिल्कुल सही था, ऐसे ही और ले आओ सर, तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं उस अकॉर्डिंग अपनी नेक्स्ट क्लास प्लान करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लोज टेस्ट और पैराजंपल की कंटेंट रखा है मैंने आईबीपीएस पीओ प्री लेवल का, एग्जैक्ट आईबीपीएस पीओ प्री की ट्रिकी शिफ्ट, मॉडरेट शिफ्ट, डिफिकल्ट शिफ्ट भी आप कह सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्लोज टेस्ट आपके सामने है, ब्लैंक 1
आप आराम से अपना टाइम लो, 30 सेकंड का आपको मैं टाइम दे रहा हूं। यह पहला क्लोज टेस्ट है, हो सकता है पहले क्लोज टेस्ट में आप थोड़ा बहुत पढ़े, थीम समझे, जो भी आप लोग करते हैं। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आराम से पढ़ करके आंसर दो। चलिए, इतना टाइम होता है। आई होप आपने अपना आंसर जरूर पिक कर लिया होगा। अब चलिए समझते हैं करना क्या है। तो आप लोगों को मैं अब ऐसा अप्रोच दे रहा हूं, आप लोगों की हैबिट इस तरीके से मैं सेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग बाय डिफॉल्ट पार्ट ऑफ स्पीच पकड़ने लग जाए। बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में पार्ट ऑफ स्पीच आई जाए, जैसे मेरे दिमाग में बाय डिफॉल्ट पार्ट ऑफ स्पीच आई जाती है। तो देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। आपको पता है आपको यहाँ फर्स्ट ब्लैंक में कुछ तो लगाना है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे यार ये जगह कौन सी है, मतलब ये पार्ट ऑफ स्पीच कौन सी लेगा, ये जो फिलर है ये कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच अपने साथ लेगा। तो आपने देखा हेडलाइंस लिखा हुआ है, हेडलाइंस के बाद वर्ब आ रही है, मतलब हेडलाइंस यहाँ पे नाउन रहा होगा। हेडलाइंस यहाँ पे क्या रहा होगा, नाउन रहा होगा। तभी तो हेडलाइंस के बाद आपने वर्ब लगा दी डू पेंट। ये जो हेडलाइंस है पेंट कर रही है आप पिक्चर, कैसी पिक्चर पेंट कर रही है, डैश पिक्चर ही पेंट कर रही है। ठीक है, तो ये कैसी पिक्चर पेंट कर रही है, डैश पिक्चर। तो आपने देखा नाउन है, मुझे तो यहां पर बैक ऑफ द माइंड क्लिक हो रहा है एडजेक्टिव होना चाहिए। अगर ये एडजेक्टिव होना चाहिए तो आपको मैं बता चुका हूं। मान लो आपको इसका मीनिंग नहीं पता, जानबूझ करके ऐसे ऑप्शंस रखे हैं मैंने, ऐसी वोकैबुलरी रखी है, आपको वोकैबुलरी नहीं आती होगी। देखो मेरे पास दो तरीके आपको सिखाने के। पहला तरीका ये है कि आपको मैं इतनी हार्ड वोकैबुलरी दे दूं, इतनी हार्ड वोकैब दे दूं जो आपने कभी देखी ना हो, ना आपने कभी पढ़ी हो। तो उसका मतलब क्या रह जाएगा, उसका मतलब सिर्फ इतना रह जाएगा, अगर आपको वोकैबुलरी आती होगी तो वो आप क्वेश्चन बना पाएंगे, नहीं तो आप नहीं बना पाएंगे। दूसरा मेरे पे एक और तरीका आपको समझाने का, हार्ड वोकैबुलरी तो मैं दूं लेकिन आप कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ स्पीच की हेल्प से वो ऑप्शन कट कर पाए, भले ही आपको उस वोकैबुलरी का मीनिंग ना पता हो। ऐसा ही सेम हमारे एग्जाम में होता है। एग्जामिनर को ही पता है यार मैं इतनी टफ वोकैबुलरी डाल रहा हूं, स्टूडेंट को अगर नहीं आती होगी तो वो क्वेश्चन किसी से बनेगा ही नहीं, बहुत रेयर चांस हो जाएगा उस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो एग्जामिनर भी चाहता है यार थोड़ा वोकैब की इसको नॉलेज हो, अगले को थोड़ा इसको पार्ट ऑफ स्पीच की नॉलेज हो, थोड़ा मतलब पता लग जाए यार इंग्लिश इसको आती है, ग्रामेटिकली भी इस बंदे को नॉलेज है और वोकैबुलरी भी इसकी अच्छी है। तो वोकैबुलरी के ऊपर वो इतनी मेहनत रियल एग्जाम में करता नहीं, क्योंकि अगले को भी पता है यार इतनी टफ वोकैबुलरी पूछूंगा, स्टूडेंट को कहां से आएगी इतनी टफ वोकैबुलरी। शायद जो आईबीपीएस जो बैंक में अभी मैनेजर पोस्ट पे हैं उनको भी नहीं आती होगी, जो गवर्नर है हमारे उनको भी इतनी टफ वोकैबुलरी नहीं आती होगी। तो उनका बेसिक सा फंडा रहता है यार वोकैबुलरी नहीं आती कोई बात नहीं, अगले को थोड़ा ग्रामर का कंसेप्ट बताओ। मतलब उसको एक ऑल ओवर ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो एवरेज हो हर एक टॉपिक में, एवरेज होना चाहिए हर एक टॉपिक में, उसको एक्सपर्ट्स नहीं चाहिए, उसको एवरेज बंदे चाहिए। एवरेज हो हर एक फील्ड में, मैथ में भी एवरेज हो, रीजनिंग में भी हो, इंग्लिश में भी हो, बस एवरेज स्टूडेंट उसको उठाना है। तो एवरेज स्टूडेंट अगर उसको उठाना है तो हर एक स्टूडेंट वोकैबुलरी पे परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैंने क्या करा यहाँ पे एनईएस देख करके, तो मैंने आपको बता रखा है ये क्या होता है, नाउन होता है। ये आपको पता ही होगा, पेट्रिफिकेशन, TIUN, ये भी क्या होता है, नाउन होता है। डिस्टर्बेंस, ये भी क्या होता है, नाउन होता है। आपको पता है मेरे को तो एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, ये आंसर आ नहीं सकता, ये आंसर आ नहीं सकता, ये आंसर आ नहीं सकता, भले ही आपको वोकैब आती हो या नहीं आती हो। बचा अम्यूजिंग, बचा स्कैरी। स्कैरी एक छोटे से बच्चे से ही पूछोगे वो भी कह देगा स्कैरी एक नेगेटिव वर्ड है, डरावनी हेडलाइंस। और अम्यूजिंग एक अच्छी होती है, मतलब अम्यूजिंग का मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर दोनों लिख सकता हूं, मुझे क्या पता ना यार हेडलाइन कैसी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, मुझे क्या पता। तो मैं आगे पढ़ के पता लगाऊंगा कि यार यहाँ पर हेडलाइन कैसी होगी, तो आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैं अभी अम्यूजिंग भी लगा सकता हूँ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज एडजेक्टिव का काम कर सकती है, और स्कैरी तो एडजेक्टिव है ही, दोनों आ सकते हैं। पर आगे पढ़ते हैं। तो डैश हेडलाइंस डू पेंट अ पिक्चर ऑफ डैश एंड अ वर्ल्ड
हेडेड फॉर ह्यूज स्ट्रक्चरल चैलेंजेस। तो आपको पता है हेडलाइन कुछ तो नेगेटिव रही होगी, तभी वो कह रहा है कि जो वर्ल्ड है वो यहां पर फेस कर रहा है, हेडेड मतलब आप कह सकते हैं फेस करना, फॉर ह्यूज स्ट्रक्चरल चैलेंजेस को फेस कर रहा है इन ऑल फ्रंट, जितने भी फ्रंट्स हैं, जैसे कि डेमोग्राफिक चैलेंजेस फेस कर रहा है, डैश एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेस कर रहा है, जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस फेस कर रहा है। तो जरूर हेडलाइन कुछ नेगेटिव रही होगी, तभी हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि हेडलाइन इस तरीके से पिक्चर क्रिएट कर रही है कि कुछ नेगेटिव हो रहा है, कुछ चैलेंजेस हो रहा है। तो यहां से मैं समझ गया ये होता है परफेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन। परफेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों, ये परफेक्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। तो आपको यहां पर पॉजिटिव वे में नहीं जाना, आपको यहां पर नेगेटिव वे में जाना है। देख रहे हैं आप लोग, एग्जामिनर ने एक स्टूडेंट से सब कुछ चेक करवा लिया एक क्वेश्चन में, उससे वोकैबुलरी भी चेक करवा ली, उससे टोन भी पता लगवा ली, टोन कैसे पकड़ेगा भाई, तो उससे ये भी पता लगा लिया ग्रामर का क्या यूज है, पार्ट ऑफ स्पीच का क्या यूज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। ये था पहला क्वेश्चन। अगर जिन स्टूडेंट ने स्कैरी आंसर दिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं दिया कोई बात नहीं। आज आपको मैंने पार्ट ऑफ स्पीच, आज क्या मैं बहुत पहले से बताते आ रहा हूं, लेकिन और जोर देता हुआ थोड़ा सा, पार्ट ऑफ स्पीच बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच जब भी दिमाग में आएगा तो मिनी सेकंड लेगा, ऐसा नहीं है लंबा चौड़ा आप लोग कोई थ्योरी लिखने बैठ रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच की, कोई स्क्वायर रूट कर रहे हैं, क्यूब रूट कर रहे हैं, नहीं, मिनी सेकंड के अंदर आपको क्लिक हो जाएगी क्या पार्ट ऑफ स्पीच चाहिए। ठीक है, क्लियर है। स्कैरी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्कैरी आंसर जिसने लगाया है मतलब उसकी रीडिंग स्किल भी अच्छी है और वो हर तरीके से देखता हुआ आ रहा है, समझ करके चल रहा है यार, हेडलाइंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वे में मुड़ सकती है, मुझे आगे पढ़ लेना सही है। ठीक है, तो ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है वो भी मैं लिख करके आया हूं, ऐसी वोकैबुलरी जो शायद आपने पहले इतनी ना पढ़ी हो, जैसे एररनेस। क्या लिखा हुआ है? एररनेस। तो आपको पता होगा एक अपन ने वोकैब पढ़ी थी एर, एर का मतलब होता है एरर, है ना। ये क्या लिखा हुआ है? ईरीनेस। अब ईरीनेस का मतलब क्या हो जाएगा? अ स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग फीलिंग, तो अजीब और डरावना अनुभव। हालांकि ये जो कॉन्टेक्चुअली है, ये कॉन्टेक्चुअली तो बैठा है अजीब और डरावना, लेकिन ये नाउन फॉर्म है ना, इसलिए मैंने इसको काट दिया था। हमें यहाँ पर एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए ना, इसलिए मैंने इस वाली वोकैब को यहाँ पे कट कर दिया था। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन एक बार देख लेना, मैं श्योर नहीं हूं इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, क्योंकि मेरे पे इतना टाइम नहीं रहता कि मैं थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पढ़ के आ सकूं, देख कर आ सकूं। मुझे रहता है यार रियल लाइफ एक्सपीरियंस देना, स्टूडेंट को देते हैं। तो पेट्रिफिकेशन, पेट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पेट्रिफिकेशन का मतलब भी नेगेटिव होता है। पेट्रिफिकेशन का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग सो फ्राइटेंड दैट वन इज अनेबल टू मूव, मतलब पैरालाइज जैसी सिचुएशन होगी। तो ये भी नेगेटिव टोन है, ये भी नेगेटिव टोन है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच इन दोनों की नाउन है ना, इसलिए वहां पर एक काम नहीं है। अम्यूजिंग देख लीजिए एडजेक्टिव है, लेकिन अम्यूजिंग का मतलब पॉजिटिव होता है, एंटरटेनिंग है ना, कॉमिकल, ह्यूमोरस, ये अम्यूजिंग हो जाएगा, मनोरंजक या मजेदार। लेकिन वहां पे नेगेटिव टोन चाहिए था, इसलिए मैं वहां पर क्या लगा रहा हूँ? स्कैरी लगा रहा हूँ। क्लियर है पहले क्वेश्चन से? आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, आंसर दीजिए। वोकैबुलरी पे नजर मारिएगा, वोकैबुलरी बहुत चुन करके मैंने यहाँ पर रखी है, जिससे कि आप लोगों को वोकैबुलरी का भी टच मिलता रहे। क्लोज टेस्ट में वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच भी इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए, आपको पता है ये जो हेडलाइंस है ना, ये जो हेडलाइंस है, आपने अभी अभी इस हेडलाइंस को नेगेटिव करा था, क्यों? क्योंकि आपको पता है चैलेंजेस मिल रहे हैं। तो ये कैसी पिक्चर बनाएगी? एक नेगेटिव पिक्चर ही बनाएगी ना ये हेडलाइंस। अगर हेडलाइन नेगेटिव आई है तो पिक्चर भी नेगेटिव बनेगी। तो अपॉर्चुनिटी कट हो गया, पॉजिटिव टोन है कट हो गया। जुबिलेशन, मैं ये वोकैबुलरी वाले सेशन में कवर करवा चुका हूं। जुबिलेशन, जुबिलेशन का मतलब क्या होता है? जोए, खुशी का माहौल है, जुबिलेशन भी नहीं आएगा। ठीक है, अब यूटोपिया, हो सकता है यूटोपिया का मतलब आपको नहीं पता हो, रिकंसिलेशन का मतलब आपको नहीं पता हो, रिकंसाइलेशन का मतलब आपको नहीं पता हो, और यहाँ पे ब्रिंकमैनशिप, तो ब्रिंकमैनशिप याद करिएगा,
मैं आपको बता चुका हूँ, वोकैबुलरी में कवर कर चुका हूँ। ब्रिंकमैनशिप का मतलब होता है कोई चीज नेगेटिव होने वाली है, तो नेगेटिव टोन में आता है ब्रिंकमैनशिप। अगर आपको टोन पता हो, वोकैबुलरी पूरा मतलब नहीं पता है मान लो, अगर आपको टोन भी पता है तब भी आप इसका आंसर दे सकते थे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, और ये न्यूज़पेपर की लैंग्वेज है। ब्रिंकमैनशिप बहुत बार न्यूज़पेपर में आता रहता है, अलग से कोई बुक खरीद के, कोई अलग से पीडीएफ डाउनलोड करके ये वोकैबुलरी याद करने की जरूरत नहीं है। सारी वोकैबुलरी हम डेली बेसिस पे द हिंदू एडिटोरियल में पढ़ते हैं, मिंट में पढ़ते हैं, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में पढ़ते हैं। जितने भी एडिटोरियल की मैं क्लासेस लेता हूँ सुबह 7 बजे, उसके अंदर मैं सारी वोकैबुलरी कवर करवा चुका हूँ, ठीक है। और यही वोकैबुलरी आपको रियल एग्जाम में देखने को भी मिलेगी। आज ये थोड़ा समझते हैं जो वोकैबुलरी आपको नहीं आती है। यूटोपिया, यूटोपिया का मतलब क्या होता है? एन इमेजिन्ड प्लेस और स्टेट ऑफ थिंग्स वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो याद करिएगा, एक हम एडिटोरियल कर रहे थे, उसमें यूटोपिया करके एक वोकैबुलरी आई थी, मुझे अभी भी याद है। वहां पर हमने कहा था कि यार ऑथर ऐसा सोच रहा है कि सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, तो वहां पे यूटोपिया लिखा हुआ था। यूटोपिया का मतलब ऐसी चीज की परिकल्पना करना जहां पे सब कुछ परफेक्ट हो। जैसे आप आज बैठ करके परिकल्पना कर रहे हैं कि मैं बैंक में जाऊंगा, मैं वहां अपने सिस्टम पे लॉगिन कर रहा हूँ, मैं वहां पर लोन पास करवा रहा हूँ, तो वो एक इमेजिनेशन करना जब सब कुछ परफेक्ट है, आपकी लाइफ परफेक्ट होगी, तो उस इमेजिनेशन को आप यूटोपिया कह सकते हैं, हेवन कह सकते हैं, पैराडाइज आप कह सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, ईडेन, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। ब्रिंक्समैनशिप क्या होता है? ब्रिंक्समैनशिप होता है कि भाई जहां पर कुछ गड़बड़ हो, रिस्क टेकिंग आप बोल सकते हैं, गैम्बल आप बोल सकते हैं, ब्लफ आप बोल सकते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ परस्यूइंग अ डेंजरस पॉलिसी टू द लिमिट्स ऑफ सेफ्टी बिफोर स्टॉपिंग, टिपिकली इन पॉलिटिक्स। तो टिपिकली इसको पॉलिटिक्स में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ब्रिंकमैनशिप एक नेगेटिव टोन होता है, इसलिए आप यहाँ पर लगा सकते हैं। रिकंसाइलेशन, रिकंसाइलेशन का मतलब क्या होता है? रिकंसाइलेशन का मतलब होता है द रेस्टोरेशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस आफ्टर अ कंफ्लिक्ट और डिसएग्रीमेंट। याद करिए, कॉन्सिलेटरी, कॉन्सिलेटरी टोन होती है, याद करिएगा कॉन्सिलेटरी टोन होती है। तो कॉन्सिलेटरी जो टोन होती है उसका मतलब क्या होता है? मेल मिलाप करने वाला, फ्रेंडली। यहाँ पे बोला जा रहा है रिकंसाइलेशन, रिकंसाइलेशन मतलब भाई लड़ाई झगड़ा हो गया था, चलो आ जाओ वापस से दोस्ती करते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं? सेटलमेंट कह सकते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव टोन हो जाएगा। वहां पे पिक्चर बननी चाहिए नेगेटिव। जुबिलेशन भी पॉजिटिव टोन होता है, तो ये भी नहीं बैठेगा। आई होप आप सबको क्लियर होगा। अपॉर्चुनिटी का मीनिंग सबको पता होगा, इसलिए इसका मीनिंग लिखा नहीं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये हो सकता है आपने प्रिडिक्ट कर लिया हो, जस्ट बिकॉज ऑफ वोकैबुलरी की थोड़ी बहुत नॉलेज। पॉजिटिव नेगेटिव का टोन अगर आपको पता हो तो आप ये आंसर लगा सकते थे। चलें आगे थर्ड क्वेश्चन पे। चलो थर्ड क्वेश्चन, टाइम दे रहा हूं आपको 30 सेकंड का, बनाओ। ऑप्शंस ऐसे रखे हैं, आप लोग दो तीन ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, आज ये समझते हैं। तो आपने कहा यार इनको चैलेंजेस मिल रहे हैं, कैसे चैलेंजेस? स्ट्रक्चरल चैलेंजेस मिल रहे हैं इनको ऑल फ्रंट से। एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे डेमोग्राफिक हो गया, जैसे एनवायरमेंटल हो गया, जैसे जियोपॉलिटिकल हो गया। अब आपको यहां पर एक एग्जाम्पल लगाना है, तो आपको ये पता होना चाहिए अगर एग्जाम्पल सारे एडजेक्टिव के दिए गए तो सभी एडजेक्टिव आएंगे। ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, और ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एडजेक्टिव ही आना चाहिए, ठीक है। अब देखो सारे ही एडजेक्टिव है। अब पहले आप ये देखो ये कैटेगरी कौन सी है? डेमोग्राफिक, एनवायरमेंटल, जियोपॉलिटिकल। क्या इसमें मैं टेक्निकल लगा सकता हूं क्या? टेक्निकल नहीं, टेक्निकल एक अलग सेक्टर हो जाएगा ना। देखो मैं डेमोग्राफिक लगा रहा हूं, मैं एनवायरमेंटल लगा रहा हूं, मैं जियोपॉलिटिकल लगा रहा हूं, तो यहां पे टेक्निकल बैठेगा नहीं, फिलोसोफिकल भी नहीं बैठेगा, है ना। फिलोसोफिकल भी नहीं बैठेगा, ये भी गलत हो गया। थियोरेटिकल ये भी नहीं बैठेगा, अलग टोन जा रही है। अब इकोनॉमिकल आएगा या इकोनॉमिक आएगा? अब इन दोनों में एग्जामिनेशन में आपसे टेस्ट किया जाएगा कि आपको इन दोनों का डिफरेंस पता है या नहीं पता। इकोनॉमिकल का मतलब होता है चीपर, इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? चीपर, सस्ता। इकोनॉमिक, तो यहाँ पे सस्ते वाली बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इकोनॉमिक की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी, अगेन ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये ऑप्शन तो क्लियर कट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप सभी ऑप्शन को साथ में देखते हैं
तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है। मेरा हमेशा से मोटिव रहता है कि मैं राइट आंसर ना ढूंढूं। अगर एग्जामिनर ने ट्रिकी ऑप्शंस बना रखे हैं तो मुझे कभी भी राइट आंसर नहीं मिलेगा, राइट आंसर को ढूंढने में दिक्कत आएगी। मेरा ये रहता है सिनेरियो कि मैं रोंग वाला जो ऑप्शन है उसको कैसे एलिमिनेट कर दूं। तो रोंग वाला ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए मुझे इन एग्जांपल्स को ध्यान से पढ़ना पड़ा। कौन सी कैटेगरी है, इस कैटेगरी में मैं टेक्निकल, फिलोसॉफिकल और थ्योरेटिकल नहीं डाल सकता। ठीक है, फिलोसॉफिकल और थ्योरेटिकल, टेक्निकल, ये कैटेगरी में नहीं डाल सकता। अब मेरे हाथ में दो ऑप्शन बच गए, अब मुझे इन दोनों में से चूज करना है। तो मुझे इस बात की नॉलेज है, अगर आपको नॉलेज होती तभी आप इकोनॉमिकल काट पाते, क्योंकि इकोनॉमिकल मतलब होता है चीपर, सस्ता, कॉस्ट एफिशिएंट। हमें यहाँ पर कॉस्ट एफिशिएंट नहीं, हमें यहाँ पे चैलेंजेस बताने हैं, तो ऐसे चैलेंजेस जो इकोनॉमिक से रिलेटेड होंगे। तो यहाँ पर इकोनॉमिक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बनाइएगा। चलिए, इतना टाइम बहुत है, आ जाइए समझते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन को। चलो पढ़ते हैं। तो आपने यहां तक पढ़ लिया, क्या पढ़ा भाई? स्कैरी हेडलाइंस जो है वो ऐसी पिक्चर यहाँ पे बना रही है, कैसी? एक नेगेटिव पिक्चर बना रही है। वर्ल्ड जो है वो फेस कर रहा है ह्यूज स्ट्रक्चरल चैलेंजेस को, ऑफ ऑल फ्रंट, ऑन ऑल फ्रंट, हर एक तरफ से वो सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा है। तो वो चैलेंजेस के नाम हमने लिख दिए, क्या क्या एग्जाम्पल दे दिए। हाउएवर, हालांकि, इट इज द यूएस, बोला जा रहा है ये यूएस है, दैट इज द रियल नोन और अननोन फ्रॉम एन इकोनॉमिक रिस्क डैश। सुनिएगा बहुत, हाउएवर लगाया आपने। आपने ऊपर क्या बात बोली? ऊपर आपने नेगेटिव बात बोली। देखो हाउएवर लगाओ, हाउएवर का बहुत रोल होता है। आप देखिएगा जब भी क्लोज टेस्ट आएंगे एग्जाम में, मैं लिख करके दे देता हूं, जिस शिफ्ट में क्लोज टेस्ट आएगा हाउएवर, बट, व्हाइल, ये कंजंक्शन जरूर होता है, क्योंकि इसके बेसिस पे हम आंसर तक जल्दी पहुंचते हैं और एक परफेक्ट आंसर हमारे सामने आता है। तो हाउएवर के बाद अब आपको पॉजिटिव लिखना ही पड़ेगा भैया, अब तो पॉजिटिव लिखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर नेगेटिव बातें कर दी है कि यार जो वर्ल्ड है वो फेस कर रहा है ये चैलेंजेस, लेकिन जो यूएस है, आप कहेंगे जो यूएस है वो यहाँ पे, यूएस को पता है, यूएस टिका हुआ है, इस तरीके से आपको कुछ लिखना पड़ेगा। आपने पूरे वर्ल्ड को एक तरफ नेगेटिव कर दिया, अब यूएस को पॉजिटिव करना ही पड़ेगा। तो बोला जा रहा है इट इज द यूएस दैट इज द रियल नोन और अननोन फ्रॉम एन इकोनॉमिक रिस्क डैश। तो बोला जा रहा है वो यूएस ही है जो यहां पर इज द रियल नोन और अननोन, जो कि रियली जानता है क्या चीज है या क्या चीज नहीं है। एन इकोनॉमिक रिस्क, तो इकोनॉमिक रिस्क पर्सपेक्टिव नहीं लग रहा आपको? इकोनॉमिक रिस्क पर्सपेक्टिव से यूएस जानता है क्या चीज नोन है, क्या चीज अननोन है। आई बात समझ में? मुझे तो ऐसा सेंस समझ में आ रहा है रीड करके। तो एन इकोनॉमिक रिस्क एप्रीहेंशन, तो देखो अगर आपने रिस्क लगा दिया तो एप्रीहेंशन भी नेगेटिव वर्ड है। आपने बोला ना एन इकोनॉमिक रिस्क एप्रीहेंशन, तो रिस्क एप्रीहेंशन अगर आप लगाएंगे तो रिस्क भी नेगेटिव और एप्रीहेंशन भी नेगेटिव, थोड़ा सा यहां पर डबल नेगेटिव हो जाएगा, सुपर फ्लो हो जाएगा। प्रीजुडाइज, प्रीजुडाइज नहीं आ सकता। प्रीजुडाइज मतलब बायस, मतलब एक तरफ का पक्ष ले रहा है, तो यहाँ पे कोई पक्ष लेने वाली बात नहीं हो रही, कॉन्टेक्चुअली नहीं बैठ रहा है ना। हाइंड साइड, हाइंड साइड का मतलब क्या होता है? हाइंड साइड का मतलब ये होता है कोई दुर्घटना हो गई या कोई भी घटना हो गई, कोई इवेंट हो गया, उसके बाद आप लोग क्या कर रहे हैं, उस पर सोच विचार कर रहे हैं, उससे कुछ चीजें निकाल रहे हैं, मतलब अपन बोलते हैं ना आफ्टर मैथ, तो आफ्टर मैथ वाली बात हो गई। तो आप यहां पर ये कह रहे हैं इट इज द यूएस दैट इज द रियल नोन अननोन फ्रॉम एन इकोनॉमिक रिस्क, तो वो यूएस ही है जो जानता है नोन और अननोन, कौन सी चीज कौन सी चीज होगी, कौन सी चीज नहीं होगी, फ्रॉम एन इकोनॉमिक रिस्क स्टैंड पॉइंट। तो पर्सपेक्टिव के लिए क्या आएगा? अगर इकोनॉमिक रिस्क स्टैंड पॉइंट की बात है तो यूएस जानता है, यूएस इज द रियल
नोन अननोन फ्रॉम एन इकोनॉमिक रिस्क स्टैंड पॉइंट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। डी आंसर इसका करेक्ट होगा, सी और ई भी आंसर करेक्ट नहीं होगा। ये आपका क्वेश्चन गलत हो सकता था क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रिकी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसको इस तरीके से पढ़ना, हाउएवर को कहीं ना कहीं कनेक्ट करना, हाउएवर का कहीं ना कहीं रिलेशन बनाना, तभी जाकर के आप इसके करेक्ट आंसर तक पहुंच पाओगे। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइम चलिए, इतना टाइम बहुत है। देखिएगा, इसमें जो अपन सीख रहे हैं ना, जो आप लोग मुझसे सीख रहे हो, पार्ट ऑफ स्पीच में सीख रहे हो, जो आप लोग मुझसे पेड बैच में सीख रहे हैं, या जो मैं 5 PM पे क्लास लेता हूँ स्पेशल, है ना, स्टडी के जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैं आपको पता है क्लास लेता हूँ 5 PM पे, जिसमें मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच सिखा रहा हूँ, सेंटेंस के स्ट्रक्चर सिखा रहा हूँ, उसकी हेल्प इस क्वेश्चन में होगी। कैसे होगी समझिएगा। पोटेंशियल रिस्क डैश फ्रॉम अमेरिकन शोर्स, अच्छा अमेरिकन शोर्स, ओके, could extract a toll from the global as well as the Indian economy। अब सुनिएगा, पोटेंशियल रिस्क जो है डैश फ्रॉम अमेरिकन शोर्स, जो अमेरिकन की तरफ से आ रही है, तो पोटेंशियल रिस्क जो आ रही है, अब आपको यहां पर बहुत आराम से यहां पर आपके सामने एमर्ज बैठ जाएगा, एमानेट बैठ जाएगा, बहुत आराम से ओरिजिनेट बैठ जाएगा। आपको अब होगी कंफ्यूजन कि यार एमर्ज भी लग रहा है, एमानेट भी लग रहा है, ओरिजिनेट भी लग रहा है, क्योंकि एमानेट का मतलब भी एमर्ज होता है। आप लोगों के अंदर ये फील आ रहा होगा यार एमर्ज भी लग रहा है, यार पोटेंशियल रिस्क एमर्ज फ्रॉम बैठ रहा है, पोटेंशियल रिस्क एमानेट फ्रॉम बैठ रहा है, यार पोटेंशियल रिस्क ओरिजिनेट फ्रॉम बैठ रहा है, क्या करें, कंफ्यूजन होगा। लेकिन आप एक चीज ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको कहा है कई बार हमें ना वर्ब के आईएनजी फॉर्म डालते हैं एडजेक्टिव फॉर्म में, अपन बताते हैं ये रिस्क कहां से एमर्ज हो रही है, ऐसे अपन लिखते हैं ना रिलेटिंग टू, रिलेटेड टू, याद करिएगा। और अपन एक और चीज लिखते हैं वर्किंग विथ, याद करिएगा, पिछले कुछ क्लासेस में मैंने आपको बताया वर्किंग विथ हो गया, एरर डिटेक्शन में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे पोटेंशियल रिस्क जो है इसकी वर्ब देखो ये आ रही है कुड, पोटेंशियल रिस्क की वर्ब देखो यहां पर आ रही है कुड। तो आपको यहां पर ये देखना है मेन एक्शन क्या हो रहा है। तो पोटेंशियल रिस्क का मेन एक्शन क्या हो रहा है, ये एक्सट्रैक्ट कर रही है अ टोल फ्रॉम ग्लोबल एज वेल एज इंडियन इकोनॉमी। तो जो पोटेंशियल रिस्क है ये एक्सट्रैक्ट कर रही है अ टोल फ्रॉम दी ग्लोबल एज वेल एज इंडियन इकोनॉमी, पूरे ग्लोबल से और इंडियन इकोनॉमिक से, तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है। तो आपने यहां पर ये देखा पोटेंशियल रिस्क जो है उसकी वर्ब यहां पर कुड आ गई। तो अगर आप यहां पर एमर्ज, एमनेट, ओरिजिनेट लगा दोगे तो फिर ये कुड वर्ब गलत हो जाएगी आपकी। तो फिर इस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, यहां पर एक वर्ब की आईएनजी फॉर्म देंगे, और डी जनरेटिंग नेगेटिव टोन होता है, डी जनरेटिंग नहीं बैठेगा, एमानेटिंग आपको बिठाना पड़ेगा, एमानेटिंग फ्रॉम। तो हमने एक एडजेक्टिव की तरह बता दिया, वो पोटेंशियल रिस्क जो अमेरिकन सिरों से आ रही है, अमेरिकन की तरफ से आ रही है, वो वाली पोटेंशियल रिस्क कुड एक्सट्रैक्ट, तो वो यहां पर आप कह सकते हैं ग्लोबल और इंडियन इकोनॉमी को क्या कर रही है, एक्सट्रैक्ट कर रही है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल रिस्क के लिए कुड अगर वर्ब आ रखी है तो आप पहले कोई भी वर्ब नहीं डाल सकते, आपको पहले का आईएनजी फॉर्म डाल देनी चाहिए। ई ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। फिर बता देता हूं, सुनिएगा, अगर मान लो आपने पोटेंशियल रिस्क के बाद कोई भी एक वर्ब डाल दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि रिस्क प्लूरल है, मान लो आपने एमएस डाल दिया, एमनेट डाल दिया, ओरिजिनेट डाल दिया, कॉन्टेक्चुअली सही है। फिर फ्रॉम के बाद देखो अमेरिकन शोर्स आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर ये कुड का सब्जेक्ट कौन बनेगा इसका क्लैरिफिकेशन नहीं मिलेगा, कुड का सब्जेक्ट आपके हाथ में नहीं बचेगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट था ये ऑलरेडी आप इधर वर्ब को दे चुके हो, इसलिए इस कुड का सब्जेक्ट ये रिक्स बना रहे, इसलिए यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको डालनी पड़ेगी। ई ऑप्शन आपको इसका लगाना पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर ई होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी, एज अ एडजेक्टिव की तरह इसको लगाना पड़ेगा, ऐसी रिक्स जो कि अमेरिकन शोर से आ रही है।
बहुत तगड़ा क्वेश्चन। अगेन पार्ट टू स्पीच स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस बताता हुआ, और ये ऐसी चीज नहीं है जो एग्जाम में नहीं आएगी, एग्जाम में आ सकती है, क्योंकि बहुत सिंपल बहुत इजी सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे, 6th क्वेश्चन आपके सामने है, इसको बना। आज टोल का मतलब मैं आपको बताऊं, टोल का मतलब नहीं पता, रुकिएगा, चलिए पहले इसको करिए। अब देखो कितने कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, क्या लगाए, अब इंसान लगाए तो लगाए क्या, एक स्टूडेंट कहां जाए अगर ऐसे ऑप्शन आ जाए, बेचारा क्या करेगा, वो क्या लगाएगा, वो दी यूएस शुड बी इन लगाएगा, अंडर लगाएगा, ओन लगाएगा, नियर एट लगाएगा क्या यार स्टूडेंट, यही सीखना है हमारा। अब ये सीखेंगे कैसे, देखो आपको भी पता है ये फ्रेज जो है, ये जो प्रीपोजिशन है, ये जो फ्रेज है पूरी, है ना, कि आना क्या चाहिए, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो कंफ्यूजिंग वाली चीजें ही एग्जाम में आएगी, तो क्यों ना हम कंफ्यूजिंग वाली चीजों को प्रैक्टिस में ले आए, हम उसको एक बार पढ़ लें, है ना। मान लो वो एक सिंपल, मान लो कोई एक सिंपल सी, मान लो मैं आपको एक और चीज बताता हूं। मान लो मैंने आपको ये कहा, मैंने आपको ये बोला रिलाय, तो रिलाय के बाद बच्चे बच्चे को पता है ओन आएगा। अगर मैं इसमें कोई प्रिपोजिशन का क्वेश्चन फ्रेम करता हूं, मान लो यहां पर ऐसा लिखा होता शुड बी रिलाय, वैसे तो बी हटाना पड़ेगा, शुड रिलाय लिखा, अब बच्चे बच्चे को पता है ओन आएगा सर, काम खत्म। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं देगा अगर उसको अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाना है तो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को पता है रिलाय के बाद तो ओन आएगा भाई, हर एक को पता है। तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनाएगा, बनाएगा भी तो आप कर लोगे, सीख के जाने की जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन को सीख के जाने की जरूरत है। सर अब इस परिस्थिति में हम क्या करें, क्या लगाएं हम, रडार में अंडर लगाएं, रडार में ओन लगाएं, रडार में इन लगाएं, एट लगाएं, क्या करें, सुनिएगा बहुत ध्यान से। तो बोला जा रहा है यूएस शुड बी डैश द सेंटर ऑफ द रडार, तो बोला जा रहा है यूएस जो है वो रडार के अंदर है, तो वो रडार में है। तो यहां पे जो रडार के लिए आपको प्रिपोजिशन यूज करनी है वो एट यूज करनी पड़ेगी। जो स्टूडेंट ई ऑप्शन दे रहा है, चाहे वो तुक्के से दे रहा हो, आज के बाद वो तुक्का नहीं, वो कंफर्मेशन बन जाना चाहिए। आज के बाद आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि भाई तू मेरे रडार में है, तो क्या लिखोगे, दी यूएस शुड बी एट दी सेंटर ऑफ द रडार, तो वो रडार के सेंटर में, मतलब यूएस हमारे रडार के सेंटर में है, मतलब यूएस अब रडार में है, यूएस के ऊपर पूरा फोकस है। तो आपको एट लगाना पड़ेगा, ना अंडर से काम चलेगा, ना ओन से, ना नियर से, ना इन से, ये सारे ही फिजूल की बातें हैं। एट अगर लगाओगे तो करेक्ट बैठेगा, क्योंकि ये एक फ्रेज बन जाएगी, द यूएस शुड बी एट द सेंटर ऑफ द रडार, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात की जा रही है, एट द सेंटर की बात की जा रही है, पर्टिकुलर पॉइंट की अगर बात करी जा रही है तो आपको एट लगाना पड़ेगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और आप लोगों को इस क्लोज टेस्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये था हमारे पास पहला क्लोज टेस्ट, और ये मिंट में आज जाकर के अगर आप चेक करेंगे तो आज ही के मिंट के न्यूज़पेपर से लिया हुआ एक क्लोज टेस्ट है। बस क्वेश्चन को बनाने का तरीका, क्वेश्चन में ऑप्शंस को घुमाने का तरीका वो मेरा है, और वो मैं सीखा हूं आईबीपीएस से। आईबीपीएस के टेक्निक्स को देख देख के, एग्जाम दे दे के मैं ये सारी चीजें सीख पाया हूं जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। अगर कोई इजी यहाँ पर क्वेश्चन होता, वो सभी को पता होता, तो मैं इजी क्वेश्चन कोशिश करता हूं ना बनाऊं, इजी दिखने का हो लेकिन करने का कंसेप्ट हो, करने का तरीका आपके पास हो, तभी आप उस क्वेश्चन को बना पाए। दिखने का इजी, करने में ट्रिकी, यही कंसेप्ट है आईबीपीएस का। ठीक है, चलें आगे।